हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 मई के करेंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, जो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप लोग ने कल का करंट अफेयर्स देखा होगा तो कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको ऊबर कप और थॉमस कप के बारे में बताया था कि इवेंट कहाँ हुआ, कौन जीता है, कब से शुरुआत हुई है, इसके अलावा सबसे सक्सेसफुल टीम क्या है। तो वो सारी बातें मैंने कल के वीडियो में बताई थी। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द थॉमस एंड ऊबर कप टाइटल 2024। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है China has won the Thomas Cup title and it was 11th title win for China। चाइना ने थॉमस कप का टाइटल जीता है और ये चाइना का 11वें नंबर का टाइटल है। ऊबर कप का संबंध बैडमिंटन से है। द चाइनीज वीमेन टीम डिफीटेड इंडोनेशिया। चाइनीज वीमेन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर ऊबर कप जीता है और ये चाइना की टीम का 16th नंबर का ऊबर कप टाइटल है। 2024 में थॉमस कप एंड ऊबर कप का आयोजन, मतलब इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, तो चाइनीज सिटी जिसका नाम है चेंगदू, यहाँ पर इसे खेला गया था। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। इनमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक सही है, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल आर करेक्ट, कि सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। तो जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलिए अब बात करते हैं हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे। आज हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला है आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को हर साल हम रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था उस समय बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे लोगों को सहायता, हेल्प की ज़रूरत थी। तो ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमैनिटेरियन काम किया था, लोगों की बहुत सहायता की थी। इसलिए हम 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 8 मई ही क्यों? क्योंकि रेड क्रॉस के जो फाउंडर हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 8 मई को होती है। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो आप देखेंगे हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट ये रेड क्रॉस के फाउंडर है और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन्हें सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब बात कर लेते हैं थीम। तो इस साल की थीम क्या है? आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। अब 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम, उस डिसऑर्डर को हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस साल यहाँ पर थीम क्या है? तो थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, Embracing progress, equitable and accessible thalassemia treatment for all। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो 2 इंपॉर्टेंट डे 8 मई को हम मना रहे हैं। कौन कौन सा? पहला है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एंड आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड से जिसको रिसेंटली अनाउंस किया गया है, ठीक है। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आपका पुलित्जर प्राइज होता है। पुलित्जर प्राइज आप देखेंगे। रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए ने 2024 के पुलित्जर प्राइज के विनर को अनाउंस किया है। यहाँ पर 15 अलग अलग जर्नलिज्म कैटेगरी में और 8 अलग अलग आर्ट कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो कितनी कैटेगरी है? 15 कैटेगरी आपको जर्नलिज्म की देखने को मिलेंगी, 8 कैटेगरी आपको आर्ट की देखने को मिलेंगी जिसमें ये अवार्ड दिया है। हमें सब नहीं पढ़ना, हम कुछ सम इंपॉर्टेंट कैटेगरी को ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जर्नलिज्म कैटेगरी पे देखेंगे कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्नलिज्म की कैटेगरी में। तो जर्नलिज्म कैटेगरी में हम 4 अवार्ड को डिस्कस करेंगे। बस सुन लीजिए, अगर याद नहीं भी होते हैं तो काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। पब्लिक सर्विस कैटेगरी, यहाँ पर आप देखेंगे कैलिफोर्निया बेस्ड एक जर्नलिज्म ग्रुप है प्रो पब्लिका। तो प्रो पब्लिका को पब्लिक सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम के एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है हना ड्रियर्स, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। तो जो न्यूयॉर्क टाइम का स्टाफ है
उस स्टाफ को बेसिकली इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने जो गाजा और इजराइल की वॉर चल रही है उसका वाइड कवरेज प्रोवाइड किया था। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, तो यहाँ पे फोटोग्राफी स्टाफ है कौन से ग्रुप का, तो आप देखेंगे रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। तो इन 4 लोगों को बेसिकली जर्नलिज्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। टोटल अवार्ड कितने हैं, 15 हैं, लेकिन हमको 4 इंपॉर्टेंट लगे तो पहले हम 4 देखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी, मतलब आर्ट कैटेगरी। आर्ट कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 8 है। अब यहाँ पर हम 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे, फिक्शन, ड्रामा एंड बायोग्राफी। फिक्शन, यहाँ पे नाइट वॉच, और नाइट वॉच एक के जो नोबलिस्ट हैं, मतलब अमेरिका के एक नोबलिस्ट है, उन्होंने इसे तैयार किया है इस फिक्शन को। उनका नाम क्या है, तो जैनी अन्ने फिलिप्स। ठीक है। ड्रामा, तो प्राइमरी ट्रस्ट ड्रामा है और अमेरिका के राइटर है जिनका नाम है इबोनी बूथ। फिर बायोग्राफी, अब यहाँ पर 2 बुक इस बार चुनी गई हैं बायोग्राफी, 2 लोगों की बायोग्राफी को सिलेक्ट किया गया है। पहली बायोग्राफी बेस्ड है मार्टिन लूथर किंग पर, किंग अ लाइफ, और इसको लिखा किसने है, तो आप देखेंगे जोनाथन ईग ने इसे लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट बायोग्राफी है मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एन एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम, और इस बुक को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे आप, इलियन बू ने। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी कुछ कैटेगरी हो गई। अब यार इतने टफ नाम होते हैं, भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा। जितना भी याद रहता है आप इसे याद रखेंगे, लेकिन अगली जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ उसका हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं पुलित्जर प्राइज के बारे में, जो कि जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाने वाला एक अवार्ड है, और इसको इंस्टीट्यूट किसने किया था, तो जोसेफ पुलित्जर ने किया था, जो कि एक न्यूज़पेपर के ओनर थे 1904 में। पहला प्राइज 1917 में दिया गया था। अब हम बात करते हैं उन इंडियंस के बारे में जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो पहले इंडियन हैं जिनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, इन्हें 1937 में अवार्ड दिया गया था। फिर आप देखेंगे झुम्पा लहरी का नाम आपको भी पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झुम्पा लहरी को 2000 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था। गीता आनंद को 2003 में, एंड सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में पुलित्जर प्राइज दिया जा चुका है। तो ये कुछ इंडियंस हैं, इनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम याद रखेंगे। जब इंडियंस की बात हो रही है तो हम एक और इंडियन ऑरिजिन पर्सन के बारे में बात करेंगे, और इनको सभी लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स इनका नाम है। एंड सुनीता विलियम्स 3rd टाइम, तीसरी बार स्पेस पे जाने के लिए तैयार है। पहली बार 2006-07 में गई थी, दूसरी बार 2012-2012 में गई थी, और तीसरी बार अब बिल्कुल रेडी हैं ये आने वाले मिशन में स्पेस में जाने के लिए। एक्चुअली अभी तक पहुंच जाना था, मतलब निकल जाना था अर्थ से, बट कल टेस्टिंग वगैरह हुई और सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा लेट हो गया मामला। ठीक है। आइए हम बात करेंगे इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, सेट टू फ्लाई इनटू स्पेस अगेन, और 3rd टाइम ये स्पेस पे जाने के लिए तैयार है। नासा की बोइंग क्रू फ्लाइट है, जो कि आने वाले समय में क्रू मेंबर्स को लेकर कहां पर जाएगी, स्पेस में जाएगी। ठीक है। सुनीता विलियम्स के साथ इनके जो कलीग हैं जिनका नाम है बुच विल्मोर, ये भी साथ में जाने वाली हैं। ठीक, लेकिन हुआ क्या, आप देख सकते हैं ये लोग जाने वाले थे और यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, जिसके कारण ये फ्लाइट मतलब जा नहीं पाई। ठीक है, नहीं तो अभी तक ये चले जाते। लगभग 1 हफ्ते ये स्पेंड करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। डन, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। बोइंग स्टार लाइनर्स लिफ्ट ऑफ विच वॉज टू टेक एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम टू स्पेस फॉर द 3rd टाइम हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगले पर्सन, इनको भी आप लोग जानते होंगे, क्रिकेटर हैं ये। क्या नाम है इनका, युजवेंद्र चहल। तो यहाँ पे गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए 3 लोगों को अपना एम्बेसडर बनाया है, और ये लोग यूथ को इनकरेज करेंगे कि वोटिंग में आकर आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। तो गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इलेक्शन। इसके अलावा आप देखेंगे हरियाणवी सिंगर हैं जिनका नाम है MD देसी रॉकस्टार एंड नवीन पूनिया। इन 3 लोगों को बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है वोटर इन क्यू।
ये बेसिकली मदद करेगा वोटर को फाइंड आउट करने में कि आप क्यू में किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, पोलिंग स्टेशन पे कितनी भीड़ है, आपको कितना समय लगेगा अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो इस तरीके के एप्लीकेशन को भी गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है। चलिए, अब मामला वापस से गर्म हो गया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 3-4 बार ये हो चुका है। और अगेन ऐसा हुआ है कि नेपाल ने अपनी करेंसी में अपना जो मैप बनाया है उसमें भारत की भी कुछ टेरिटरी को नेपाल का हिस्सा बताया है। तो अगेन ये मामला बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है। नेपाल इंट्रोड्यूस न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरी। तो यहाँ पे एक नया 100 रुपये का नोट है और इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर तो नेपाल का नक्शा बना हुआ है और इसमें कुछ पार्ट भारत का भी इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। और वो टेरिटरी कौन कौन सी हैं? तो लिपुलेख, लिम्पिधुरिया और आपका काला पानी। ठीक है, तो लिपुलेख, इसके अलावा लिम्पिधुरा एंड काला पानी, ये जो 3 टेरिटरी हैं ये भारत की हैं और नेपाल ने अपने मैप में इसे दिखाया है। नेपाल गवर्नमेंट हैज ऑथोराइज्ड द नेपाल राष्ट्र बैंक टू रिप्लेस द करेंट मैप विद द अपडेटेड वर्जन ऑन द करेंसी नोट। अब देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ देखेंगे आप लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिधुरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उसके थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, पास्ट मतलब 1816 में जाना पड़ेगा। 1816 में एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसका नाम है सुगौली की संधि। सुगौली की ट्रिटी साइन हुई थी जब एंग्लो नेपाल वॉर चल रहा था, उस समय की ये घटना है। और उस समय पता है क्या डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो काली या फिर महाकाली रिवर बहती है, तो महाकाली रिवर के जो ईस्ट की टेरिटरी है वो किसकी होगी? नेपाल की होगी। अकॉर्डिंग टू द ट्रिटी ऑल टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द काली रिवर इंक्लूडिंग लिम्पिधुरा, काला पानी एंड लिपुलेख बिलोंग टू द नेपाल। तो नेपाल इसी ट्रिटी को बेसिकली मानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल के बीच में एक पीस और फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम इस सुगौली ट्रिटी को नहीं मानते। तो 1950 में भारत ने कहा था कि हम इसको नहीं मानते और हमारे बीच में एक अच्छी दोस्ती वाले संबंध है। लेकिन यहाँ पर वापस से मैप में इन तीनों लोकेशंस को नेपाल का पार्ट बताया गया है। अब बात कर लेते हैं नेपाल और इंडिया की बॉर्डर। तो नेपाल और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर की है, 1850 किलोमीटर की। और 5 राज्य हैं, 5 इंडियन स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पुष्प कमल प्रचंडा आपको देखने को मिलेंगे एंड प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पडवाल। ठीक, नेक्स्ट, अब वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक तैयार हो चुकी है और आने वाले क्वार्टर में वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया जाएगा बाय द बजाज ऑटो। ठीक है, राजीव बजाज ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो बजाज ऑटो टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक नेक्स्ट क्वार्टर। ये बात हमें किसने बताई है? राजीव बजाज ने बताई है। और इन्होंने जो लॉन्चिंग डेट अनाउंस की है एक तरीके से वो 18 जून 2024 के आसपास की डेट इन्होंने अनाउंस की है। और यहाँ पे इसे फेज मैनर पे लाया जाएगा। सबसे पहले इस सीएनजी बाइक को महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। महाराष्ट्र के बाद जहाँ जहाँ सीएनजी स्टेशन अवेलेबल है वहाँ पर इस बाइक को लेकर आया जाएगा। ठीक है, ऐसा पता चल रहा है कि जो नई बाइक आएगी इसका नाम क्या होगा? इस नई बाइक का नाम होगा ब्रूजर 125 सीएनजी। अब बात करते हैं बजाज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज है। इसका फॉर्मेशन 29 नवंबर 1945 को हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। ये जो दिख रही है ये इंसान नहीं है, ये एक एआई बेस्ड रोबोट है और ये वर्ल्ड की पहली स्पोक पर्सन बन गई हैं जो कि एआई बेस्ड है। मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बातें करेंगी। स्पोक पर्सन मतलब 2 देशों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होना है, स्टेटमेंट पास करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, तो स्पोक पर्सन होते हैं ना, तो ये स्पोक पर्सन है। और ये वर्ल्ड की पहली एआई बेस्ड स्पोक पर्सन है जिसको रिसेंटली यूक्रेन ने अनवील किया है। सो यूक्रेन अनवील एआई पावर्ड डिजिटल स्पोक पर्सन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, ये एआई जनरेटेड है। इनका अटायर ह्यूमन की तरह है, इनकी वॉइस भी ह्यूमन की तरह है, इनके एक्शंस भी ह्यूमन की तरह आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल है ये। ठीक है, और फॉरेन मिनिस्ट्री में यूक्रेन ने इनको लॉन्च किया है। नाम क्या है? नाम है विक्टोरिया शी।
विक्टोरिया शी इनका नाम देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इनकी जो वॉइस है और जो इनका ड्रेस है इसको इंस्पायर है, कहाँ से इंस्पायर है, आपकी एक मॉडल देखने को मिलेंगी, फिलहाल वो रशिया में रहती हैं। एक मॉडल है जिनका नाम क्या है, रोसली नॉम्ब्रे, जो कि एक सिंगर है और उनकी ही वॉइस मैच करती है इनके साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक नया कोविड का वेरिएंट मिला है यूएसए में, जिसके कारण यूएसए में अलर्ट भी है। इस नए वेरिएंट के सिम्टम बिल्कुल हमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह ही हैं और इस नए वेरिएंट का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा फ्लर्ट, FLIRT। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक कोविड का नया वेरिएंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में बना है, वापस से न्यूज़ में है, वापस से एग्जाम में आएगा। जब मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर बातें करती हूँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, तो आज भी हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है एक्शन अगेंस्ट रैम्पेंट यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड मैनर में जो कैटल्स के साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली एरिया में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत, आइए हम पहले इस हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन, सेक्स हार्मोन, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन सिक्रेट कहाँ से होता है, हमारी पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इस हार्मोन का काम बर्थ के समय होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब डिलीवरी के समय इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई मदर है तो उसकी बॉडी में मिल्क के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सोशल बॉन्डिंग के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल मतलब हमारे डिलीवरी वगैरह के लिए किया जाता है। तो इट कैन also be chemically manufactured and is sold by the pharma company for use during the childbirth। लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कैटल्स को ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि मिल्क के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका लगातार मिसयूज़ हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में इस ड्रग को बैन कर दिया था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, जो चीज़ बैन है कि वो मिलती नहीं है, सब मिल जाता है। तो यहाँ पे लगातार दिल्ली में इसका इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लेने की बात यहाँ पर की है। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है वो बातें मैंने आपको बता दी। डन। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। देखिएगा, अभी तक हम बात कर रहे थे इतने दिनों से 9th एडिशन ICC मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जिसके लिए हमने बताया कि युवराज सिंह हैं, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि अमूल जो है वो USA की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए आपका स्पॉन्सर भी बन गया। इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि USA एंड वेस्ट इंडीज़ में ये ICC मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है। लेकिन अभी बात हो रही है वीमेंस वर्ल्ड कप के बारे में। सो वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये वर्ल्ड कप होगा बांग्लादेश में। कहाँ पर होगा, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अब जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो अगेन हमें बात करनी पड़ेगी ICC मेंस वर्ल्ड कप के बारे में। तो जो मेंस वर्ल्ड कप है उसका एंथम रिलीज कर दिया गया है और एंथम का नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एंथम का टाइटल है। और इस एंथम के सिंगर कौन है, तो ग्रेमी अवार्ड विनर आर्टिस्ट है जिनका नाम है सीन पॉल एंड केज। ठीक है, इनके द्वारा इस एंथम को रेडी किया गया है। डन। नेक्स्ट, India has invited election management bodies of how many countries under the International Election Visitor Program। अभी हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था या डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, क्योंकि 1.44 बिलियन पॉपुलेशन है और इतने सारे लोगों का किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देखने के लिए बहुत सारे विजिटर आए हुए हैं 23 कंट्रीज से। कितनी कंट्री से, 23 कंट्रीज से आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
इलेक्शन कमीशन हैज इनवाइटेड 75 इंटरनेशनल विजिटर फ्रॉम इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ 23 कंट्री। तो 23 अलग अलग देशों के जो इलेक्शन बॉडीज हैं, इलेक्शन बॉडीज चाहे वो स्टेट में इलेक्शन हो रहे हो या फिर आपके सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हो, वहां सेंट्रल बॉडी के मैनेजमेंट जो हेड्स हैं 75 विजिटर को इन्वाइट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। और ये अभी तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन बताया जा रहा है जिसमें इतने सारे लोग आए हुए हैं भारत। आप यहाँ पे वो 23 कंट्रीज देख सकते हैं जहां से लोग आए हुए हैं, जिसमें आपको भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, ये सारे देश, नेपाल है आपका, श्रीलंका है, मालदीव्स, पापुआ न्यू गिनी है, ये सारे देशों के लोग भारत में आए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर है श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह, इन लोगों ने एड्रेस किया हमारे डेलीगेशंस को जो आए हुए हैं। और डेलीगेशन अपना जो मतलब इनका जो विजिट है वो 5 मई से लेकर 9 मई तक हमारे देश में है। अभी डेलीगेशन 6 स्टेट में विजिट करेंगे, 6 राज्यों के इलेक्शन को देखने के लिए जाएंगे। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इस स्मॉल ग्रुप में ये ऑब्जर्वर अलग अलग एरियाज में जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। डन। नेक्स्ट, recently which country has signed an agreement to connect India's payment system UPI with its country interbank payment and settlement system? देखो यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ में हमारा जो यूपीआई है उसको इंटीग्रेट या कनेक्ट किया जाएगा किसी कंट्री के इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के साथ। वो कंट्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा घाना। इसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। Which company will launch the world first compressed natural gas मतलब CNG मोटरसाइकिल? आंसर हो जाएगा बजाज, ऑप्शन डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर एक बेंगलुरु बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिनका नाम है ANQ। ANQ ने किस बैंक के साथ मिलकर 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? एक क्रेडिट कार्ड का नाम है पाई और दूसरे का नाम है फाई। एक है PI और एक है PHI। तो ये 2 नए क्रेडिट कार्ड है। किस बैंक की मदद से इनको लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यश बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब इन कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं क्या यूनिक फीचर है। तो सबसे पहला कार्ड है आपका ANQ पाई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये आपका एक वर्चुअल रुपए क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप UPI, भीम, आपका जो गूगल पे है या पेटीएम है, सब कहीं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। और एवरी ट्रांजेक्शन, आप हर बार जब UPI से ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। 200 रुपये पर आपको यहाँ पे 200 रुपये से ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको लगभग 8 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डिपेंड करता है आपने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया है और बाद में आप इस रिवॉर्ड को रिडीम भी करा सकते हो। और यहाँ पे बोला है कि जो मंथली कैप है वो 5000 रुपीज़ का है, मतलब आपको मंथली मैक्सिमम 5000 रुपये का रिवॉर्ड मिल सकता है आप अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। दूसरा है ANQ 5 क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो ये फिजिकल कार्ड है जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप फ्यूल भरवाते हैं, आप ट्रेवलिंग करते हैं तो, या फिर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। डन। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बता दिया था मैंने, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ये क्लास तो आपने देख ली करंट अफेयर्स की। अब 10 बजे 10 AM पर एक बहुत ही शानदार सा वीडियो अपलोड हो रहा है जिसका नाम है दिसंबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स MCQ विद एक्सप्लेनेशन। मैंने आप लोगों को नवंबर मंथ के टॉप 100 MCQ करा दिए हैं और अप्रैल 2024 के भी टॉप 100 MCQ करा दिए हैं। अब दिसंबर मंथ की बारी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि व्यास सम्मान किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है, इस पे हम बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ नए क्वेश्चंस और कई गवर्नमेंट स्कीम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और यकीन मानिए अगर आप लोगों ने नवंबर 2023 से लेकर अभी मैं जुलाई 2024 तक एवरी मंथ 100 MCQ
वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट अफेयर्स के। अगर आपने लगभग 800-900 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को रेडी किया है आप लोगों के लिए। एंड इनकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके है, इतनी चीज़ें डन। और जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके।